हेडिंग डालें बेटा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। लास्ट टाइम मैंने लिया था बेटा इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अब मैं ले रहा हूं इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो केवल बात चलेगी बेटा किस चीज़ की, अब सर्विस की, और वो भी क्या चीज़ पढ़ रहे हैं बेटा हम, उसका इंपोर्ट। ठीक है ना। चलो जी, गुड्स का इंपोर्ट क्या होता था, लास्ट लेक्चर मैंने गुड्स का लिया था बेटा, ब्रिंगिंग बेटा इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। वो गुड्स जो आउटसाइड इंडिया से इंडिया में लाए जा रहे हैं उसको क्या बोलते थे बेटा हम, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। यस सर। इंपोर्ट ऑफ गुड्स किसके प्रोविजन से गवर्न होता था, कस्टम के प्रोविजन से गवर्न होता था। वैल्यूएशन कस्टम की, ड्यूटी लायबिलिटी कस्टम की, जिसपे लगती थी बेसिक कस्टम ड्यूटी, SWS और IGST। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस को डिफाइन कर रखा है बेटा सेक्शन 2 क्लॉज 11 ऑफ IGST एक्ट। वो सर्विस जो 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करे तभी सर्विस इंपोर्ट मानी जाएगी बेटा। गुड्स में कुछ कंडीशन नहीं थी, गुड्स में सीधा क्या था, जो आउटसाइड इंडिया से इंडिया में लाए जा रहे हैं। जबकि सर्विस के केस में क्या बोला बेटा, जो सर्विस 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगी वही सर्विस इंपोर्ट मानी जाएगी। पहले सुनने पे ध्यान देना, फिर मैं लिखवाऊंगा। सबसे पहला, सर्विस प्रोवाइडर कहाँ का होना चाहिए, फट्टे मारो इंपोर्ट के केस में। सर्विस प्रोवाइडर कहाँ का होना चाहिए बेटा, आउटसाइड इंडिया। बहुत बढ़िया, पहली कंडीशन ये है। सर्विस रिसिपिएंट कहाँ का होना चाहिए इंपोर्ट के लिए, कोशिश करें इंपोर्ट। सर्विस रिसिपिएंट कहाँ का होना चाहिए, इन इंडिया। सर्विस देने वाला बेटा आउटसाइड इंडिया का होना चाहिए। सर्विस रिसिपिएंट कहाँ का होना चाहिए बेटा, इन इंडिया का होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पर होना चाहिए इंपोर्ट के लिए, इन इंडिया। तो जो सर्विस ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड कर देंगी वो सर्विस इंपोर्ट मान ली जाएगी। ये तो लीगल डेफिनेशन है। दोबारा बोलो बेटा, लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर कहाँ पर होना चाहिए, आउटसाइड इंडिया। लोकेशन ऑफ सर्विस रिसिपिएंट कहाँ पर होना चाहिए, इन इंडिया। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पर होना चाहिए बेटा आपका, इन इंडिया। जो सर्विस ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर देगी तो वो सर्विस इंपोर्ट मान ली जाएगी। ठीक है जी। क्या गुड्स के केस में भी 3 कंडीशन थी? नो सर। उसमें केवल क्या था, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। सर्विस में ऐसा नहीं है कि जो बाहर से इंडिया में सर्विस आ गई वो सारी सर्विस क्या हो गई, इंपोर्ट हो गई। नो। लीगल डेफिनेशन देखते हैं बेटा, कहाँ डिफाइन कर रखी है ये, सेक्शन 2 क्लॉज 11 ऑफ IGST एक्ट 2017। इंपोर्ट ऑफ सर्विस आप लिख रहे हैं बेटा, means the supply of any service wherein supply of any services where the supplier of service is located outside India. Outside India. Number 2, recipient of service is located in India. In India. Number 3, प्लेस ऑफ सप्लाई। चैप्टर है बेटा ये पूरा प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। अभी आप केवल ये याद रखो कि क्या है ये, सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पर होना चाहिए, इन इंडिया। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज शुड बी इन इंडिया। जो सर्विस ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर देगी वो क्या मान ली जाएगी बेटा आपकी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बेटा ये इंट्रा स्टेट सप्लाई मानी जाए या इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाए, सर इंटरस्टेट। कहाँ पढ़ाया था मैंने, चैप्टर याद करो, इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई की डेफिनेशन मैंने पढ़ाई थी बेटा, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई या तो 2 डिफरेंट स्टेट्स या 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरी या 1 स्टेट और अनदर यूनियन टेरिटरी। और फिर उसके अंदर मैंने 5 पॉइंट और लिखवाए थे। ये 5 सप्लाई आपकी स्पेसिफिकली क्या मान ली जाएंगी बेटा, इंटर स्टेट मान ली जाएंगी। उसमें सबसे पहला पॉइंट इंपोर्ट का ही था। चैप्टर चेक कर लेना बेटा, वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो या इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो, दोनों क्या मान ली जाती है बेटा, ये इंटर स्टेट सप्लाई। अकॉर्डिंगली इसके ऊपर क्या लगेगा बेटा आपका, IGST। IGST। सर कहाँ लिखा था ये,
सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 में लिखा था सर्विसेज के बारे में, गुड्स के बारे में सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में था। एज पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 ऑफ IGST एक्ट 2017, इंपोर्ट ऑफ सर्विस shall be treated as Interstate supply. interstate supply accordingly chargeable to IGST. IGST। सर ये तो समझ में आ गया कि इंटरस्टेट सप्लाई मानी जाएगी, IGST लगेगा। क्या इसके ऊपर भी कस्टम के प्रोविजन लगेंगे जैसे गुड्स के ऊपर लगते हैं? ये सर्विसेज किससे गवर्न होती हैं? गुड्स तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स किससे गवर्न हुई थी बेटा? Custom. कस्टम एक्ट से। इंपोर्ट ऑफ सर्विस IGST एक्ट से ही गवर्न होगी। Yes, sir. इसमें कस्टम के प्रोविजन नहीं लगते। तो यहाँ लिख दूं बेटा मैं, गवर्न बाय GST, Yes, sir. ब्रैकेट में लिख सकता हूँ प्रोविजन ऑफ कस्टम। क्या लिखूं, शैल अप्लाई या शैल नॉट अप्लाई? Shall not apply. शैल नॉट अप्लाई। अगर करेक्ट फॉर्म में भी लिखना चाहो तो लिख लेना, इंपोर्ट ऑफ गुड्स गवर्न बाय कस्टम प्रोविजन, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज गवर्न बाय GST प्रोसीजर। लिखूं करेक्ट? रिवाइज हो जाएगा ना। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ये गुड्स किससे गवर्न होती है? Custom. Custom. ये किससे गवर्न होती है? GST. तो गुड्स के इंपोर्ट के टाइम तो कौन कौन से टैक्स लगे थे बेटा? Basic custom duty. SWS. या? IGST. IGST, ये थे ना 3। Yes. यहाँ पर तो केवल सिर्फ IGST. एक ही लगेगा ना बेटा, IGST। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स कस्टम से गवर्न होता था, 3 टैक्स लगते थे बेटा। सर्विसेज के ऊपर कस्टम एक्ट लगता ही नहीं, जब कस्टम पढ़ाऊंगा वो लगता है गुड्स के ऊपर है। तो सर्विसेज एक्सक्लूसिवली किससे गवर्न होंगी बेटा? अपने GST के प्रोविजन से गवर्न होंगी, और उसके ऊपर एक ही टैक्स लगेगा बेटा आपका, IGST। सर्विस इंपोर्ट करी, बिलिंग है बेटा $50,000, तो हमें क्या चाहिए होगा? Exchange rate. गुड्स के केस में किसका लेते थे? रिवाइज करते रहो, जान के रिवाइज करा रहा हूँ। CBIC. CBIC। सर्विसेज के केस में Gap. जर्नली Accepted accounting principles. एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सर क्या मतलब होता है इसका गैप का? कुछ नहीं होता, जिस दिन आपने एक्सचेंज रेट देखना है नेट से उस दिन का एक्सचेंज रेट देख लो और वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर दो। जनरली जो प्रैक्टिस फॉलो करते हैं अकाउंटिंग के लिए, तो एक जनरली आप क्या देखोगे? अगर मैं आपसे पूछूं आज डॉलर का क्या रेट है, तो आप क्या करोगे? एक एक बैंक में जाओगे या गूगल करोगे? अगर मैं आपसे आज पूछूं डॉलर का क्या रेट है बेटा, तो आप मुझे क्या बताओगे? Sir, Google नेट से तो देख के बताओगे ना, Yes, sir. गूगल सर्च करोगे, वहां से जो रेट आ जाएगा वो ये बेटा। गैप कुछ नहीं है कि आप डर जाओ, ये पता नहीं क्या होते होंगे, अलग से नोटिफाई कुछ होता होगा ना। जनरली एक्सेप्टेड है। जनरली क्या चीज फॉलो करते हो आप? सर हम तो ऑनलाइन देख के वो रेट ले लेते हैं, वही गैप हो गया। Yes, sir. चले आगे। Yes. इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को बेटा आपने 2 कैटेगरी में बांटना है। मैं पूरा इंपोर्ट जहां जहां GST आ सकता है मैं सारा वो ले लूंगा बेटा। इसमें A to Z जहां जहां GST के प्रोविजन है सब इकट्ठे कर दूंगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस में 2 कैटेगरी बनाना। सबसे पहली OIDR services. OIDAR सर्विस, क्या होता है अभी पता नहीं। दूसरा Other than OIDR. इसके अलावा, किसके अलावा? OIDR. तो बस कुछ नहीं है चैप्टर, एक बार मैं इसको पढ़ा देता हूं, एक बार मैं इसको पढ़ा देता हूं, चैप्टर अपना ओवर। Yes, sir. हो चाहे OIDAR हो चाहे अदर सर्विस, अगर इंपोर्ट की डेफिनेशन सेटिस्फाइड हो गई तो बेटा IGST क्या हो जाएगा बच्चे? चार्ज होगा। और क्योंकि ये GST से गवर्न होता है, पे कब तक होगा बेटा? अगले महीने की 20 तारीख तक। GST से गवर्न हो रहा है ना ये, Yes, sir. और GST लायबिलिटी जो डिस्चार्ज होती है अगले महीने की 20 तारीख तक।
तो एक एक करके 1 बाय 1 पिक करें बेटा. OIDAR सर्विस, पहले इसको लेते हैं. ये होती क्या है? फुल फॉर्म क्या है बेटा इसकी? Online information data. ऑनलाइन इंफॉर्मेशन Database. डाटाबेस Retrieval. एक्सेस Retrieval service. एंड रिट्रीवल सर्विसेज. डेफिनेशन है इसकी, प्रॉपर लिखवाऊंगा अभी मैं डिटेल में सेक्शन 2 क्लॉज 17. पर डेफिनेशन लिखने से पहले मैं चाहता हूं बेटा कि एक ब्रॉडली फ्रेमवर्क अपने दिमाग में हम सेट कर लें, फिर उसको एक कागजों में लिख देंगे बेटा. OIDAR को डिफाइन किया बेटा सेक्शन 2 क्लॉज 17 ने, सेक्शन 2 क्लॉज 17 ऑफ IGST एक्ट ने. इसने बोला वो सर्विसेज जिसके लिए हमें IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ता है, इंटरनेट के माध्यम से बेटा ये सर्विसेज रेंडर होती हैं, और जिसमें कम से कम ह्यूमन इंटरवेंशन होती है. ऑटो पायलट मोड पे जो चलती हैं बेटा, जिसमें कम से कम ह्यूमन इंटरवेंशन होती है, और आपकी क्या होती है? IT इनेबल मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज होता है. वाया इंटरनेट ये सर्विसेज परफॉर्म होती हैं. इन सर्विसेज को बोलते हैं OIDAR. डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है, एग्जांपल जो दे रखे हैं बेटा. क्लाउड सर्विस, क्लाउड का एग्जांपल पता है? क्लाउड सर्विस क्या होती है बेटा? जहां डाटा को इकट्ठा रखा जाता है Yes, sir. और फिर वहां से एक्सेसिबिलिटी मिलती है. जैसे नेटफ्लिक्स का हमने कनेक्शन लेना है, तो नेटफ्लिक्स में डाटा तो एक ही जगह स्टोर है ना सारा, उसका बस वो लिंक दे देते हैं ना, Yes, sir. उसको बोलते हैं क्लाउड सर्विस. एडवर्टीजमेंट ऑन इंटरनेट बेटा, आपने तो बस अपनी एडवर्टीजमेंट बना के डालनी है, आपने कुछ नहीं, ऑटो पायलट मोड पे सर्वर अपने आप ही क्या कर देंगे, वो सर्विसेज परफॉर्म कर देंगे. ई बुक्स लेनी है, ऑनलाइन मूवी देखनी है, ऑनलाइन गेमिंग की रिक्वेस्ट करनी है, बच्चों वाले लेवल पे आके बात करूं, ये सारी सर्विसेज क्या मानी जाएंगी बेटा? आपकी OIDAR सर्विसेज मानी जाएंगी. तो व्हाट इज OIDAR सर्विसेज? सर्विसेज जिसमें हम किसका यूज करेंगे बेटा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, परफॉर्म थ्रू इंटरनेट with minimum human intervention. Such services are known as OIDAR service. तो लिखो एक बार, OIDAR सर्विस कहाँ डिफाइन है? Section 2 clause 17. ऑफ IGST Act. बोलो जी. OIDAR means any service whose delivery is mediated by information technology IT over the किसके थ्रू? Internet. ऑटोमेटेड होती है, एसेंशियली ऑटोमेटेड. ये स्क्रीन हिल रही है बेटा, या मुझे लग रहा है? तो छोटी सी हो गई. चलो. ओवर द इंटरनेट, एसेंशियली ऑटोमेटेड, विद minimum human intervention. Example, cloud service. Number 2, advertisement on internet. नंबर 3, ये जो ई बुक्स देखते हैं आप, ई बुक्स हो गया बेटा, म्यूजिक हो गया, ऑनलाइन मूवी की रिक्वेस्ट कर दी, ऑनलाइन गेमिंग पे कर देते हैं, वो हमें लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, पासवर्ड आईडी. ये सारी सर्विसेज क्या होती हैं बेटा? आपकी OIDAR सर्विस. क्रक्स 2 लाइन में लिख लेना बेटा. वो सर्विसेज जो वाया IT परफॉर्म होती हैं, ऑटोमेटिक होती हैं, और विद मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन होती हैं. सर्विसेज परफॉर्म वाया IT, ऑटोमेटिक, with minimum human intervention. Such services are known as OIDAR. Such services are known as OIDAR.
लिखा, बोलो बेटा। जैसे ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं ऑनलाइन अलग अलग फॉरेन टीचर्स के, तो ये भी यही सर्विस है, ओके। ये भी यही सर्विस है। चलो, यस सर। इंपोर्ट ऑफ, क्योंकि मैं खाली इंपोर्ट पढ़ा रहा हूं ना अभी तो। OIDAR, सर्विस रिसिपिएंट कौन है? सर्विस रिसिपिएंट इज NTOR, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट। सर्विस रिसिपिएंट इज अदर पर्सन। अदर पर्सन में कौन आएगा? अदर देन NTOR। NTOR। होते कौन है NTOR बेटा? नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट। ये भी डिफाइन कर रखे हैं सेक्शन 2 क्लोज 16 में। बोलूं? यस सर। गवर्नमेंट है बेटा, लोकल अथॉरिटी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, इंडिविजुअल है या अनरजिस्टर्ड पर्सन है जो इन सर्विसेज को इंपोर्ट करता है फॉर एनी पर्पस अदर देन बिजनेस पर्पस, उसको बोलते हैं NTOR। दोबारा बोलना। गवर्नमेंट अथॉरिटी बेटा आपकी, गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, इंडिविजुअल या कोई भी GST अनरजिस्टर्ड पर्सन जो इन सर्विसेज को इंपोर्ट करता है फॉर एनी पर्पस अदर देन बिजनेस पर्पस। बिजनेस के अलावा बाकी किसी पर्पस के लिए जो क्या करते हैं बेटा, इंपोर्ट करते हैं, उनको बोला जाता है NTOR। अब अपना एग्जांपल फिट कर दो बेटा। आपने ऑनलाइन मूवी की डिमांड कर दी, आपने किसी हॉलीवुड मूवी की क्या कर दी बेटा, ऑनलाइन डिमांड कर दी स्टूडेंट ने। अब स्टूडेंट किसकी डेफिनेशन में आ रहा है एग्जैक्ट? NTOR। यस इंडिविजुअल हो बेटा आप, और आप किस पर्पस के लिए ले रहे हो? पर्सनल पर्पस अदर देन बिजनेस है ना। यस सर। आपने गेम की रिक्वेस्ट कर दी बेटा, मूवी की रिक्वेस्ट कर दी, कोई ई बुक की आपने क्या कर दी, अपने पर्सनल पर्पस के लिए से आप रिक्वेस्ट कर दी। जो भी पेमेंट आप करेंगे, आप सर्विस रिसिपिएंट हैं, आप क्या माने जाएंगे बेटा? NTOR। तो NTOR में कौन कौन आते हैं बेटा? 5 पर्सन, गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, इंडिविजुअल, अनरजिस्टर्ड पर्सन, जिन्होंने क्या करी है, सर्विसेज इंपोर्ट करी है फॉर एनी पर्पस अदर देन बिजनेस पर्पस, वो क्या माने जाते हैं बेटा? NTOR। लिखूं एक बार डेफिनेशन यहीं पे। यस सर। कहां डिफाइन कर रखा है? सेक्शन 2 क्लोज 16 ऑफ IGST एक्ट। यस सर। NTR means NTOR means number 1 government, number 2 बोलो, लोकल अथॉरिटी, number 3 गवर्नमेंट अथॉरिटी, government authority, number 4 इंडिविजुअल, individual अनरजिस्टर्ड पर्सन। and unregistered person जो ये सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं। रिसीव कौन सी सर्विस? OIDAR। यानी कि ये डेफिनेशन केवल किसके लिए बनाई होगी? OIDAR के लिए। यस सर। और किसी पे NTOR वर्ड यूज ही नहीं होएगा। यस सर। Who receive OIDAR सर्विस फॉर? पर्सनल पर्पस। लो की लैंग्वेज क्या है? For Any purpose other than business purpose। बिजनेस पर्पस। बहुत सारी डेफिनेशन इकट्ठी हो गई बेटा। सबसे पहले तो मैंने इंपोर्ट की डेफिनेशन पढ़ाई, सारी डेफिनेशन इकट्ठी कर रहा हूँ मैं तेजी से। इंपोर्ट की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लोज 11 ऑफ IGST एक्ट। सर्विस देने वाला बाहर का होना चाहिए, सर्विस लेने वाला इंडिया का होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में होना चाहिए। जो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर देगा वो सर्विस मानी जाएगी बेटा इंपोर्ट ऑफ सर्विस। फिर उसके बाद लिया सेक्शन 2 क्लोज 16 NTOR, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट कौन होता है? 5 पर्सन जो OIDR सर्विस लेते हैं पर्सनल पर्पस के लिए। 5 पर्सन जो OIDR सर्विस लेते हैं किसके लिए बेटा? अदर देन बिजनेस पर्पस के लिए। गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, इंडिविजुअल, अनरजिस्टर्ड पर्सन हु रिसीव OIDR सर्विस फॉर एनी पर्पस अदर देन बिजनेस पर्पस। OIDR सर्विस क्या होती है करेक्ट फॉर्म में बेटा? सर्विसेज परफॉर्म वाया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिक विद मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन। जो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर दे वो सर्विस कौन सी होती है बेटा आपकी? OIDAR।
तो अगर सर्विस लेने वाला बेटा NTOR है, हु विल पे GST? OIDA और सर्विस क्या लगेगा, FCM या RCM? सर FCM लगेगा। FCM लगने का मतलब सर्विस प्रोवाइडर विल पे सर्विस प्रोवाइडर, OIDAR सर्विस प्रोवाइडर विल पे GST। और अगर सर्विसेज रिसिपिएंट कौन है बेटा, अदर देन NTOR, कौन आएंगे इसमें? GST रजिस्टर्ड बिजनेस पर्पस, यस सर। है ना? यस सर। तो इस केस में क्या लगेगा बेटा आपका? RCM। यस सर। इस केस में क्या लगेगा बच्चे आपका? RCM। हु विल पे GST? सर्विस रेसिपिएंट। इंडियन इंपोर्टर सर्विस रिसिपिएंट विल पे GST। तो ये तो हुआ बेटा इंपोर्ट ऑफ OIDAR। इंपोर्ट ऑफ OIDAR चेक करें, सर्विस रिसिपिएंट NTOR की डेफिनेशन में आता है या सर्विस रिसिपिएंट NTOR की डेफिनेशन में नहीं आता। अगर डेफिनेशन में आता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगता है, OIDAR सर्विस प्रोवाइडर विल पे GST। और अगर बेटा आपका वो डेफिनेशन में नहीं आता, अदर देन NTOR, रिवर्स चार्ज लगता है, रिसिपिएंट विल पे GST। एग्जाम्पल से देखें बेटा। यस सर। सर्विस प्रोवाइडर ले लेते हैं हॉलीवुड लिमिटेड। बाहर का हॉलीवुड है ना, यस सर। या बॉलीवुड है बाहर वाला? हम क्या हैं? हम बॉलीवुड, हम लोग बॉलीवुड हम बॉलीवुड है, वो हॉलीवुड है ना। हाँ, मुझे बाहर का लेना है ना, इंपोर्ट करना है। हॉलीवुड लिमिटेड बाहर का बना दो बेटा, US से। ये कौन सी सर्विसेज दे रहा है? OIDAR। एक तो बेटा किसी भी स्टूडेंट का नाम ले लो, ये ले लो जी, मिस्टर X स्टूडेंट है ये, NTOR की डेफिनेशन में आ जाएगा ना? यस सर। दिल्ली का। और एक ले लेते हैं बेटा PVR सिनेमा, कहाँ के लें? ये भी दिल्ली के। एक तो ये ऑनलाइन मूवी की रिक्वेस्ट करे अपने लिए, इसने सर्विसेज अवेल करी OIDAR। एक इसने राइट लिए कि हम सिनेमा हॉल में चलाएंगे, हमें भी राइट दे दो। यस सर। दोनों ने ही क्या करे, मूवी के राइट लिए हैं, OIDAR सर्विस लिया बेटा। यस। पर चेक करो, क्या मिस्टर X NTOR के केस में आ रहा है? यस सर। यस सर। स्टूडेंट NTOR की डेफिनेशन में आ रहा है, तो इस केस में क्या लग जाएगा इस वाली सर्विस में? FCM। हु विल पे GST? हॉलीवुड लिमिटेड। हॉलीवुड लिमिटेड विल पे GST। इस वाले केस में बेटा चेक करो, इस वाले केस में ये NTR की डेफिनेशन में नहीं है, बिजनेस एंटिटी है ना? यस सर। बिजनेस पर्पस है बेटा। तो इस केस में क्या हो जाएगा साहब? RCM। PVR सिनेमा विल पे GST। अब थोड़े थोड़े इशू बताऊं। यस सर। जहां पर RCM होगा वहां तो गवर्नमेंट का कंट्रोल है, इनसे टैक्स रिकवर कर लेंगे। जहां FCM होगा, टैक्स किसको देना है पहले तो ये बताओ? हॉलीवुड लिमिटेड। पर ये तो बैठा इंडिया से बाहर है। यस सर। तो क्या लो हो, क्या लो बनाओगे आप? कानून की कलम आपके पास है, निर्मला सीतारमन है आप, पर ये तो 2017 का बना हुआ है, अरुण जेटली साहब हैं आप। सर उसका हॉलीवुड लिमिटेड इंडिया में क्या करेगा बेटा? अपना एक लाइजन ऑफिस खोलेगा जो GST लाइबिलिटी डिस्चार्ज करेगा, या किसी पर्सन को अपॉइंट करेगा हु शैल डिस्चार्ज द GST लाइबिलिटी। तो FCM के नीचे ऊपर जगह बची हुई है या आपने नहीं जगह छोड़ी थी? सर नो स्पेस। नो स्पेस, तो नीचे हेडिंग डाल दूं, यस सर। OIDAR सर्विस कवर्ड अंडर FCM। तो क्या क्या इशू आएंगे? FCM में कौन पे करेगा बेटा? सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर।
विल पे जीएसटी। कैसे पे करेंगे? ये तो इंडिया से बाहर बैठे हैं। ही में कौन आएगा? सर्विस प्रोवाइडर। ही शैल अपॉइंट अ पर्सन इन इंडिया हु डिस्चार्ज द जीएसटी लायबिलिटी। ठीक है। यस सर। अब OIDAR वाला ये जीएसटी जमा करवाएगा, इंडिया में एक पर्सन अपॉइंट करेगा जो जीएसटी लायबिलिटी को क्या करेगा बेटा? फुलफिल करेगा। सर अब उसको जीएसटी पे करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। Yes, OIDAR वाले को जीएसटी बेटा पे करने के लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ाऊंगा। वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ सिंगल रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है कि पूरे इंटायर इंडिया के लिए आप सिंगल रजिस्ट्रेशन ले लो। जैसे SBI बैंक बेटा आपके 28 के 28 स्टेट में है तो उसको कितने रजिस्ट्रेशन चाहिए? 28 रजिस्ट्रेशन। और जितनी भी यूनियन टेरिटरी में है हर स्टेट में क्या चाहिए होता है? हर यूनियन टेरिटरी में अलग रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो OIDAR ये कितने रजिस्ट्रेशन ले? सिंगल। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास रिक्वेस्ट गई OIDAR वालों की, सर जीएसटी जमा करवाने को तैयार हैं, एक पर्सन भी अपॉइंट कर देंगे हम इंडिया में कि ठीक है साहब हमारी जीएसटी लायबिलिटी वो पर्सन डिस्चार्ज करेगा, पर हमारे लिए आप सिंप्लीफाइड स्कीम लेके आए। हमारे लिए आप क्या लेके आए? एक सिंप्लीफाइड स्कीम लेके आए। जीएसटी एक्ट में बेटा एक सेक्शन है 148, वहाँ पर गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो सर्टेन पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन के लिए स्पेशल प्रोसीजर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सेक्शन 148 ऑफ कौन सा एक्ट बेटा? CGST एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो पर्टिकुलर पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन के लिए जीएसटी में स्पेशल प्रोसीजर, स्पेशल लॉ क्या कर सकते हैं बेटा? प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। OIDAR वालों के लिए स्पेशल लॉ क्या प्रिस्क्राइब करा बेटा? इनके लिए सिंगल रजिस्ट्रेशन इज सफिशिएंट। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में सिखाऊंगा वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन, क्या इसकी कोई एक्सेप्शन है? बेसिक प्रिंसिपल क्या है? वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन, क्या इसकी कोई एक्सेप्शन है? एक एक्सेप्शन है केवल, बस। कौन सी? OIDAR। सर ये कैसे हो गई एक्सेप्शन? किसने अथॉरिटी दी? सेक्शन 148 ने, 148 ऑफ CGST एक्ट ने अथॉरिटी दे रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप नोटिफिकेशन इशू करके सर्टेन क्लास, आपके सर्टेन पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन के लिए क्या कर सकते हैं? स्पेशल प्रोसीजर। फिलहाल मैं आऊं बेटा इसमें लिख दूं? यस सर। एक तो इनका कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा, टर्नओवर नहीं देखनी यहां पर, ठीक है? यस सर। दूसरा, सिंगल रजिस्ट्रेशन इज सफिशिएंट। बेसिक प्रिंसिपल होता है वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन। पैन इंडिया सिंगल रजिस्ट्रेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक एक्सेप्शन ये हो गई आपके सामने स्क्रीन पे बेटा, क्या है साहब? OIDAR। इनका सिंगल रजिस्ट्रेशन सफिशिएंट है। किस फॉर्म में अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन? GST REG 10 में, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आएगा ये सबका कॉमन है बेटा, GST REG 06। FCM में है OIDAR सर्विस प्रोवाइडर जीएसटी पे करेगा। इंडिया में एक पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा हु शैल डिस्चार्ज द जीएसटी लायबिलिटी। रजिस्ट्रेशन क्या होगा बेटा? इसका कंपलसरी होगा। सिंगल रजिस्ट्रेशन इसके लिए सफिशिएंट है। ये कब तक टैक्स जमा करवाएगा बेटा? कब तक इसको टैक्स जमा करवाना है? ड्यू डेट ऑफ पेमेंट बोलो। 20th of नेक्स्ट मंथ। तो बोलते क्यों नहीं लायक? मंथली बेसिस पे क्या करवाएगा साहब? ये भी जमा करवाएगा अगले महीने की 20 तारीख तक। सर रिटर्न विटर्न भी फाइल करते हैं क्या ये? GSTR 13B इनकी रिटर्न होती है स्पेशल, मंथली रिटर्न जाती है इनकी। और वो जो रिटर्न जाती है वो जाती है GSTR 5A। कब तक जाती है ये? अगले महीने की 20 तारीख तक।
ये टैक्स कौन सा जमा कराएंगे, CGST, SGST या IGST? IGST। IGST। IGST, क्योंकि ये बेटा सप्लाई इंपोर्ट हो रही है ना, इंपोर्ट के ऊपर दे रहे हैं ना ये। यस। तो टैक्स कौन सा जमा कराएंगे, IGST एट द रेट ऑफ 18%। ये फॉर्म नंबर्स याद रखने हैं? अरे पूछ लेते हैं इसलिए लिखवा रहा हूँ मैं। और प्रैक्टिकली बेटा कहाँ तक याद करो, मैं तो खुद ही हैरान होता हूँ कि फ़ोन नंबर क्यों पूछते हैं, फ़ोन नंबर। एक बार एग्जाम में देखना, अपने पास्ट एग्जाम में सर्च वारंट का फॉर्मेट लिखो। मुझे भी नहीं पता सर्च वारंट का फॉर्मेट। ये सर्च वारंट के फॉर्मेट आने चाहिए जो डिपार्टमेंट के एग्जाम दे रहे हो, जिनको सर्च करनी होती है, रेट डालनी होती है। यस सर, ये ड्राफ्टिंग आपके एग्जाम में आया हुआ, मजाक नहीं कर रहा बेटा मैं, 2 या 3 नंबर में आया हुआ है। कंटेंट ऑफ सर्च वारंट बताओ क्या करें भाई, कहाँ तक जाए। फॉर्म पूछा हुआ है एक बार। तीन ऊपर कर दीजिएगा जहाँ आपने OIDR का वो लिखा है डेफिनेशन। डेफिनेशन है इतना ऊपर? आखिरी में ऊपर देखिए ना और जाके। शायद मेरा थोड़ा मिस हो गया। अब आखिरी में देखना ना बेटा, ऐसे तो मैसअप हो जाएगा। कैसे अच्छे से। चलो जी, ये हो गया बेटा, मंथली रिटर्न देंगे, टैक्स जमा करवाएंगे। सर टैक्स कैसे जमा होगा? कैश में, ITC वाईटीसी कुछ नहीं मिलता बेटा इनको। टैक्स कैसे जमा होगा बेटा आपका? मोड ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट मोड, पे मोड नहीं पूरा लिख देता हूं, पेमेंट मोड। पेमेंट मोड एक तो ऑप्शन होती है इनके पास, ये कैसे पे करेंगे? पे थ्रू ई कैश लेजर। ITC तो मिलता ही नहीं। यस सर। या ये जितने भी बाहर के प्लेयर होते हैं ना बेटा, ये इंटरनेशनली भी ट्रांसफर कर सकते हैं। स्विफ्ट सिस्टम होता है, SWIFT। स्विफ्ट को यूज करके इंटरनेशनली भी क्या कर सकते हैं, पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। पेमेंट में भी मेड भाई ई कैश लेजर में तो क्या होगा, इंडियन बैंक में पैसा जमा होगा, फिर वो हमारे ई कैश लेजर में नजर आता है ना। यस सर। सर हम तो वहीं से बैठे बैठे बाहर से ही पैसा क्या कर देंगे, जमा करवाना चाह रहे हैं, कोई सिस्टम बताओ ना, है ना। पेमेंट में बी मेड यूजिंग इंटरनेशनली मनी ट्रांसफर थ्रू स्विफ्ट। अभी इसकी भी फुल फॉर्म लिखवाऊंगा, पेमेंट नेटवर्क। वर्ल्ड की हर कंट्री में चलता है बेटा ये स्विफ्ट। क्या होता है सर स्विफ्ट की फुल फॉर्म? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। कुछ बना रखा होगा बेटा ये इंटरनेशनली पेमेंट का मैकेनिज्म, जिससे पेमेंट सीधे क्या जाती होगी, गवर्नमेंट के अकाउंट में चली जाती होगी ना। यस सर। तो 2 तरीके, एक तो वही नॉर्मल तरीका जैसे आम टैक्स पेयर जमा करवाता है, चालान जनरेट करता है PMT 06 में, फिर बैंक के थ्रू पे होता है, या तो वो चलते रहो बेटा आप, या फिर इससे स्विफ्ट से। स्विफ्ट केवल इंटरनेशनल वालों के लिए होता है बेटा, डोमेस्टिक वाले आप और मैं यूज नहीं कर सकते। ये आउटसाइड इंडिया से जब इंडिया में पेमेंट आनी हो तो स्विफ्ट के थ्रू आ सकती है, ओके इसमें सर। सीधा गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा। क्लियर? यस सर। OIDAR सर्विस मेरी तरफ से बेटा कंप्लीटली वाइंड अप हो गई, स्कैटर्ड ज़्यादा हो गई, मैं एक बार तेजी से वाइंड अप कर रहा हूँ। इंपोर्ट ऑफ OIDAR चेक करें, सर्विस लेने वाला NTOR है या सर्विस लेने वाला अदर देन NTOR है। अगर NTOR है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में बेटा GST लगेगा, और अगर आपका NTOR नहीं है, अदर देन दैट है बेटा, रिवर्स चार्ज में GST लगेगा। चाहे फॉरवर्ड चार्ज हो चाहे रिवर्स चार्ज हो, IGST लगता है एट द रेट ऑफ 18%। RCM वाले में है तो IGST देगा एट द रेट ऑफ 18%। FCM वाले में है तो OIDAR सर्विस प्रोवाइडर IGST देगा एट द रेट ऑफ 18%। अब क्योंकि वो इंडिया से बाहर बैठा है बेटा, तो पहला तो लो बनाया इंडिया में, उसको क्या करना पड़ेगा, एक पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा जो डिस्चार्ज करेगा GST लाइबिलिटी। दूसरा क्या बनाया बेटा इंडिया में, उसके लिए फिर क्या चाहिए, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन।
सिंगल रजिस्ट्रेशन इज सफिशिएंट। अप्लाई करेगा जीएसटी आरईजी 10 में, सर्टिफिकेट आता है जीएसटी आरईजी 06 में। उसके बाद पेमेंट बेटा मंथली बेसिस पे होती है अगले महीने की 20 तारीख तक। रिटर्न जाती है जीएसटीआर 5A अगले महीने की 20 तारीख तक। और बेटा पेमेंट जो होगी सारी की सारी नगद नारायण में होगी। आईटीसी नहीं मिलता, पेमेंट सारी इनकी बेटा नगद नारायण में होगी। पेमेंट का तरीका ई कैश लेजर या इंटरनेशनली थ्रू स्विफ्ट सिस्टम। यस सर। मेरी तरफ से कंप्लीट वाइंड अप हुई बेटा OIDAR। एक बार ये दोबारा कहानी मैं सारी रिपीट करूंगा जब चैप्टर पढ़ाऊंगा प्लेस ऑफ सप्लाई कि इन चैप्टर सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है। अभी यहाँ मैं जान के नहीं छेड़ रहा, अभी मेरा फोकस खाली इंपोर्ट है। यस सर। OIDAR बेटा मेरी तरफ से कंप्लीट। आपके कोई भी इफ्स एंड बट्स हैं पूछ सकते हैं। सर बस मीनिंग में ही वही था कि जैसे जो टीचर्स लाइव देते हैं क्लासेस ऑनलाइन थ्रू, तो वो यस, भी मैं जो आपको क्लासेस दे रहा हूँ बेटा OIDAR सर्विस है, ये डोमेस्टिक है। ओके सर ठीक है। और यही अगर आप बाहर के किसी टीचर से ले रहे हैं बेटा, ठीक है ना, जैसे जो इसकी तैयारी करते हैं CPA की, यस सर। बैकेट के नाम से होती है बेटा, एक टीचर फैकल्टी है वहाँ की बैकेट के नाम से। जैसे यहाँ पर दीपक जैन क्लासेस, वैसे ही वहाँ पर बैकेट है जो तैयारी करवाता है CPA की। अगर उनसे आप क्या करोगे बेटा, सर्विसेज लेते हैं, OIDAR सर्विस है वो। ओके सर ठीक है। पेमेंट करो, सब कुछ ऑटो पायलट मोड पे चलता है। लिंक मिलता है आपकी वेबसाइट पे, आपके उस पर आ जाएगा बेटा, कंप्यूटर या लैपटॉप जिस पे भी आप चलाना चाहें, यस सर। ऑटो पायलट मोड पे चलते हैं सिस्टम सब। चलो सेकंड लू, इंपोर्ट ऑफ अदर सर्विस। OIDAR तो हो गया बेटा। अब इसके अलावा कौन सी ले रहे हैं हम, इंपोर्ट ऑफ अदर सर्विस। चेक करें, फॉर कंसिडरेशन है या विदाउट कंसिडरेशन है। SBI इंडिया ने, SBI बेटा न्यूयॉर्क से सर्विसेज ली, कंसिडरेशन पे नहीं करा। ब्रांच ने हेड ऑफिस से सर्विस ले ली, हेड ऑफिस बाहर है, ब्रांच इंडिया में है, यस सर। हाँ उनसे क्या ले ली, सर्विसेज ले ली, कंसिडरेशन पे नहीं करा। तो इंपोर्ट तो हुआ है। इंपोर्ट की कंडीशन में चेक करो, पेमेंट कहीं नहीं है। इंपोर्ट में तो क्या था, सर्विस देने वाला बाहर, लेने वाला इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया, यस सर। ठीक है। और IGST किसके ऊपर लगता है, इंपोर्ट के ऊपर। पेमेंट तो कहीं लिखा ही नहीं था, यस सर। बोल सकता हूँ ना मैं। तो इंपोर्ट ऑफ अदर सर्विस अदर देन हुम, OIDAR यस सर। फॉर कंसिडरेशन है, बड़ा बड़ा लिखना, ऑलवेज RCM, इंपोर्टेंट नोट। अगर पर्सनल पर्पस के लिए इंपोर्ट करिए तो सर्विसेज इंपोर्ट फॉर पर्सनल पर्पस इज एग्जाम्ड। मेगा एग्जाम्शन में है बताइए। अगर पर्सनल पर्पस के लिए आपने सर्विस इंपोर्ट करी है तो ये क्या हो जाएगी, एग्जाम्ड। अभी सारा समझाऊंगा डिटेल में, लिख लो तो बता देना। डन सर, लिख लिया। और अगर विदाउट कंसिडरेशन है, टैक्सेबल तभी होगी, टैक्सेबल ओनली व्हेन रिसीव फ्रॉम रिलेटेड पर्सन या डीम टू बी डिस्टिंक्ट पर्सन। वो नहीं होता था हेड ऑफिस ब्रांच, यस सर। deemed to be distinct purpose and in the course or furtherance of business, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। हिंदी में बोलूं, रिश्तेदार से होना चाहिए और बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, तभी टैक्सेबल होगा ये। सर ये डीम टू बी डिस्टिंक्ट पर्पस, डीम टू बी डिस्टिंक्ट पर्सन, पर्सन। बस इन दोनों को अलग अलग एनालाइज करा देता हूं एक बार मैं। यस सर। ये वाली जो कहानी लिखी हुई है ना बेटा, ये लिखी हुई है शेड्यूल 1 में ऑफ CGST एक्ट। पूरे GST में 4 सप्लाई हैं बस जो विदाउट कंसिडरेशन टैक्सेबल होती है। अदरवाइज तो कंसिडरेशन होना चाहिए तभी टैक्सेबिलिटी अराइज होती है।
पूरे जीएसटी एक्ट में, पूरे जो भी जीएसटी पढ़ोगे, केवल कितनी सप्लाई है विदाउट कंसिडरेशन वाली? 4 सप्लाई ऐसी हैं जो विदाउट कंसिडरेशन भी टैक्सेबल हो जाती हैं, उनमें से एक ये है। तो शेड्यूल 1 जब लूंगा वैसे दोबारा कहानी रिपीट होएगी। फिलहाल अभी इंपोर्ट ऑफ सर्विस से कनेक्टेड है, मैं इकट्ठा कर रहा हूँ ना। यस सर। करूँ स्टार्ट? यस सर। तो पहले मैं ले रहा हूं इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, उसका एनालिसिस। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन। डायग्राम फॉर्म में लिख लो। इंपोर्ट फॉर पर्सनल पर्पस, या इंपोर्ट फॉर बिजनेस पर्पस। आप बोलो। पर्सनल पर्पस एग्जाम्प्ट। ये तो है मेगा एग्जम्पशन में, जीएसटी एग्जाम्प्ट। ये क्या है बेटा? टैक्सेबल आरसीएम। वेरी गुड। सर इसका मतलब सिर्फ पर्सनल पर्पस में ओआईडीआर वाली सर्विस टैक्सेबल मेरे को बोलने देना बेटा, मैंने यहाँ पर हेडिंग में ऊपर लिखा था अदर देन ओआईडीआर। यस सर। ओआईडीआर तो उसी से गवर्न होगा ना, ओआईडीआर से। ठीक है। एग्जाम्पल देने दो मेरे को, फिर समझ में आएगा आपके। 2-3 एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा, बेटर अप्रिशिएट करोगे आप। सबसे पहला एग्जाम्पल ले लो, एक टेक्सटाइल डिजाइनिंग सर्विस। अदर देन ओआईडीआर है बेटा। यस सर। सर्विस प्रोवाइडर कहाँ होता है फैशन सबसे ज्यादा? पेरिस। यस सर। पेरिस का है मिस्टर एंथोनी, डमी नाम है, ठीक है। सर्विस रिसिपिएंट मैं 2 बनाता हूं बेटा। एक बना दो सर्विस रिसिपिएंट है राहुल गांधी, नाम सुना है बेटा? हाँ जी सर। हाँ, इनकी मैरिज हो रही है बेटा, मान लो, महसूस करें, और ये अपनी मैरिज के लिए क्या बनवाना चाहते हैं? शेरवानी बनवाना चाहते हैं। इन्होंने कौन सी सर्विस ली? टेक्सटाइल डिजाइनिंग सर्विस। टेक्सटाइल डिजाइनिंग। बढ़िया सी शेरवानी बनवानी है जिनको अपने लिए, उसके लिए क्या ले ली इन्होंने? टेक्सटाइल डिजाइनिंग। और ऐसी ही एक सर्विस ली बेटा, हैव यू हर्ड द नेम ऑफ मनीष मल्होत्रा? यस सर। ये नालायक कौन है? फैशन डिजाइनर। फैशन डिजाइनर है, टेक्सटाइल डिजाइनर। इसने भी अपने लिए सर्विसेज ली बेटा, क्लाइंट के लिए, बिजनेस से रिलेटेड। यस सर। कौन सी सर्विस? टेक्सटाइल डिजाइनिंग। कंसिडरेशन मान लो दोनों का 1 लाख रुपए है। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक बिजनेस है और एक पर्सनल है। बिजनेस कौन सा है? मनीष मल्होत्रा। मल्होत्रा। पर्सनल कौन सा है? राहुल गांधी। राहुल गांधी बेटा। तो इस केस में आंसर दो। राहुल गांधी में एग्जाम्प्ट, और उसमें आरसी। इसलिए क्योंकि राहुल गांधी है? नो, बिकॉज़ पर्सनल। पर्सनल। इस केस में टैक्सेबल आरसीएम मनीष कौन मल्होत्रा पे करेगा? मनीष मल्होत्रा। आरसीएम मनीष मल्होत्रा विल पे जीएसटी। कब तक? कब तक? अगले महीने की 20 तारीख तक। चुप क्यों हो जाते हो? ठीक है ना। और आरसीएम वाली लाइबिलिटी है, पता होगा ना, कैश में ही पे होती है, यस सर। आईटीसी यूज नहीं करने देते। हाँ, पे करने के बाद जितना पे करा है उतने का आईटीसी आप क्लेम कर लेना। यस सर। एग्जाम्पल 1 में कोई दिक्कत? नो सर। 1-2 और ले लेता हूँ, बेटर समझोगे आप, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। एक सर्विस ले लो बेटा। ये बुर्ज खलीफा किसने बनाया था? नालायक, भूल गया मैं। पता नहीं, जर्मनी की बुर्ज खलीफा लिमिटेड, नाम कुछ और था, मैं यही लिख देता हूँ। दुबई के ही बना दो, चलो, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं हमें। कौन सी सर्विसेज दे रहा है ये? इंजीनियरिंग सर्विस। एक सर्विस लेने वाले हैं मुकेश अंबानी। उनका घर नहीं बन रहा, अंटलिया क्या है नालायक? अंटीला। बंगलो जो बन रहा था इनका, एंटीना। जो भी था,
एक ले रहा है बेटा ये सर्विस स्पैरो ग्रुप, इंजीनियरिंग ग्रुप है बेटा ये, जो इंजीनियरिंग की सर्विस देते हैं इंडिया में, ठीक है ना। चलो, एक तो इन्होंने इंपोर्ट करी सर्विस ये अपने बंगलों के लिए, यस सर। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर बंगलो। एक स्पैरो ग्रुप ने करी है, इनका काम ही क्या है, इंजीनियरिंग सर्विस देना है, बहुत बड़ा ग्रुप है ये भी बेटा, इन्होंने इंपोर्ट करी है। दोनों केस में कंसिडरेशन है 5 लाख रुपए। डिफरेंस क्या है? पहले वाला पर्सनल है तो इसका आंसर क्या होगा? एग्जाम इसका टैक्सेबल हु विल पे? पैरो स्पैरो ग्रुप विल पे जीएसटी। आई होप यू आर गेटिंग द इशू। यस सर। तीसरा एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, नाम चेंज करता हूं, एक्स लिमिटेड यूएसए, मिस्टर ए स्टूडेंट, एक्स लिमिटेड, नहीं एक्स तो वहां का हो गया, एबीसी लिमिटेड जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी, ये भी इंडिया का, ये भी इंडिया का। इसने ली OIDAR सर्विस फॉर पर्सनल पर्पस। इसने ली OIDAR सर्विस फॉर बिजनेस पर्पस। अब आराम से चलो। हाँ जी, क्या सिखाया था मैंने? जब पर्सनल होता है FCM लगता है। शुक्र है, एग्जाम अगर बोल देता ना बिजली के प्लग में हाथ डाल देता। OIDAR के अलावा था ये जो लिखवाया था मैंने, यस सर। ठीक है ना। तो OIDAR में तो बेटा ये टैक्सेबल है, NTOR हो जाएगा ना ये। यस। ऐसे बोल दो OIDAR सर्विस ऑलवेज टैक्सेबल है। टैक्स कौन देगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि NTOR है या नहीं है, पर सर्विस तो ऑलवेज टैक्सेबल है। यस सर। क्या लगेगा इस केस में? एफसीएम हु विल पे GST? इधर बोलो, टैक्सेबल हमेशा है, क्या लग जाएगा? RCM। हु विल पे GST? ABC लिमिटेड। ABC लिमिटेड विल पे GST। ठीक बेटा। यस सर। तो क्रक्स क्या निकल के आया बेटा? OIDAR सर्विस के केस में आपका ऑलवेज और ऑलवेज GST है, वो अलग बात है, देगा कौन, पर आंखें बंद कर लेना। इंपोर्ट ऑफ OIDAR ऑलवेज चार्जेबल टू GST। अगर NTOR है बेटा FCM, अदर देन NTOR है बेटा RCM। इसके अलावा बाकी जितनी भी सर्विसेज आपकी बेटा बच गई। कंसिडरेशन अगर है, पहले मैंने वो केस लिया है, कंसिडरेशन अगर है तो इस केस में क्या लगेगा बेटा आपका? ऑलवेज RCM। पर अगर पर्सनल पर्पस के लिए है तो मेगा एग्जाम्पशन लग जाती है, GST ही क्या हो जाएगा बच्चे? एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो मेरी तरफ से 2 चीज कंप्लीट हो गई बेटा, पहला OIDAR, दूसरा अदर देन OIDAR सर्विस एंड कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व। आपके इफ्स एंड बट्स? नो सर। चले मूव ऑन। यस सर। कौन सा बच गया? अदर सर्विसेज। अदर कौन सी? अदर देन OID। कंसिडरेशन नो कंसिडरेशन। नॉट इन्वॉल्व। यस सर। ये टैक्सेबल कब होती है? किससे इंपोर्ट करी है? रिलेटेड पर्सन रिलेटेड से। और डीम टू बी डिस्टिंक्ट पर्सन। और डीम टू बी डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होते हैं? हेड ऑफिस ब्रांच। डिफरेंट ब्रांचेस। यस सर। हेड ऑफिस बाहर है, ब्रांच इंडिया में है। डीम टू बी डिस्टिंक्ट पर्सन, एक तो इनसे इंपोर्ट होनी चाहिए एंड बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए इन द कोर्स
और furtherance of business. अगर ये वाला केस है तो जीएसटी लगेगा। ये लिखा कहाँ पर है? और ऑब्वियस सी बात है, इंपोर्ट है तो क्या लगेगा? RCM. आरसीएम। इसके अलावा कोई और केस बन गया, अदर केस, जीएसटी ही नहीं लगेगा। पूरे जीएसटी में केवल 4 ट्रांजैक्शन है जहां पर विदाउट कंसिडरेशन के बावजूद भी जीएसटी लगता है, उनमें से एक ये है। सर थोड़ी सी स्क्रीन नीचे कर दीजिए प्लीज। ऊपर लिख लिया फिर? यस सर। डन सर। चले एग्जाम्पल बना लेते हैं बेटा इसके। सप्लायर, इंपोर्टर, इंडिया वाला। सप्लायर कहाँ का होना चाहिए? आउटसाइड इंडिया। रिमार्क टैक्सेबिलिटी, टेबुलर फॉर्म में समझ लेते हैं। सप्लायर है बेटा आपका मिस्टर एक्स, बाहर का है। इंपोर्टर है बेटा आपका मिस्टर वाई। रिलेटेड पर्सन है, विदाउट कंसीडरेशन है। फुल फॉर्म लिख लेना आप। रिलेटेड पर्सन है, विदाउट कंसिडरेशन है, पर्सनल पर्पस है। आराम आराम से चलना। इनकी फुल फॉर्म लिख लेना, नहीं रिवीजन के टाइम भटक जाओगे। व्हाट इज आरपी? Related person. रिलेटेड पर्सन। व्हाट इज डब्ल्यूसी? मैं भूल गया। विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन। एंड व्हाट इज पीपी? पर्सनल पर्पस। पर्सनल पर्पस। यार मैं ही भूल गया, मैं लिख लूं। रिलेटेड है, कोई कंसिडरेशन नहीं है, विदाउट कंसिडरेशन, पर्सनल पर्पस। आंसर दो जल्दी से। सर एग्जाम एग्जाम्प्ट होगा। क्या हो जाएगा जी? एग्जाम्प्ट, मेगा एग्जाम्पशन। जीएसटी ही नहीं लगेगा। ठीक है। यस सर। मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई दोनों रिलेटेड पर्सन है। आपका बेटा विदाउट कंसिडरेशन है, रिलेटेड टू बिजनेस। तो जीएसटी लगेगा RCM। RCM. फुल फॉर्म लिख लेना आप बेटा। तो इस केस में जीएसटी लेवी, यस सर। किस केस में? RCM. आरसीएम। कहाँ लिखा है? Schedule 1. शेड्यूल 1 पैरा 3। समझ आ रहा होगा आई थिंक। यस सर। मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई नॉट रिलेटेड पर्सन, विदाउट कंसिडरेशन, बिजनेस पर्पस। नो जीएसटी। आराम से चलो, हड़बड़ाओ मत। मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई ऑल टुगेदर इंडिपेंडेंट है, मिटाइए। नॉन रिलेटेड है, विदाउट कंसिडरेशन है और बिजनेस पर्पस है। सर नो तो जीएसटी। विदाउट कंसिडरेशन में तो टैक्सेबल कब होता? रिलेटेड होते एंड बिजनेस होता। यस सर। तो इस केस में बेटा आपका नो जीएसटी। क्लियर? यस सर। बाहर हेड ऑफिस है, इंडिया में ब्रांच है। एसबीआई तो बाहर, इंडिया में हेड ऑफिस। एक काम करते हैं, बाहर ब्रांच बना दूं, इंडिया में हेड ऑफिस है एसबीआई, यस सर। विदाउट कंसिडरेशन। आगे और कुछ नहीं लिखा। सर जीएसटी लगेगा।
क्यों RCM सर, ये तो बताया ही नहीं कि बाकी इन्फॉर्मेशन, बाकी तो अपने आप है हेड ऑफिस बेटा और ब्रांच होते ही डीम टू बी डिस्टिंक्ट पर्सन, यस सर। और बैंक का तो पर्सनल पर्पस कुछ होता ही नहीं, इंडिविजुअल के तो पर्सनल हो जाए, कॉर्पोरेट के पर्सनल क्या होंगे, बॉडी कॉर्पोरेट के, ऑब्वियस ही बात है, वो तो बिजनेस ही होगा। यस सर। कहीं आप ये बोलो इन्फॉर्मेशन नहीं दी सर, बिजनेस की हमारी ईगो हर्ट हो गई। अरे पर्सनल तो जो होता है खाली इंडिविजुअल का ही तो होता है। यस सर। हाँ चलो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, GST लेविंग। जीएसटी लगेगा, लेविंग, RCM। आरसीएम, शेड्यूल 1। आई थिंक आ गया होगा समझ में बेटा। यस सर। Yes, ये sir. मैक्सिमम परमुटेशन कम्बिनेशन रिगार्डिंग इंपोर्ट ऑफ सर्विस। बस 5 ही मिनट लूंगा आपकी, ज़्यादा नहीं लूंगा बेटा। मैं एक बार स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक मैं तेजी से रिवाइज करा रहा हूँ। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस को डिफाइन किया बेटा सेक्शन 2 क्लोज 11 ऑफ IGST एक्ट ने। वो सर्विसेज जो 3 कंडीशन सेटिस्फाइड कर देंगी वो सर्विसेज इंपोर्ट मानी जाती हैं। सबसे पहला बेटा, सप्लायर ऑफ सर्विस आउटसाइड इंडिया का होना चाहिए, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इंडिया का होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए, सर्विसेज का इन इंडिया होना चाहिए। जो सर्विसेज ये तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाइड कर देगी वो सर्विसेज इंपोर्ट ऑफ सर्विस मानी जाएगी। इंपोर्ट ऑफ सर्विस को सेक्शन 7 सब सेक्शन 4 ऑफ IGST एक्ट ने इंटर स्टेट सप्लाई माना है। अकॉर्डिंगली इसके ऊपर क्या चार्ज होगा बेटा, आपका IGST चार्ज होगा। और ये जो गवर्न होगा कस्टम लॉ से गवर्न नहीं होता बेटा, ये GST के प्रोविजन से ही क्या होगा साहब, गवर्न होगा। तो टैक्स केवल एक ही लगता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर, वो लगता है बेटा आपका IGST। बिल अगर फॉरेन करेंसी में है बेटा उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को INR में। गैप के रेट क्या होते हैं बेटा इस केस में कंसीडर होते हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस को 2 कैटेगरी में बनाना, OIDAR सर्विस, अदर देन OIDAR सर्विस। OIDAR डेफिनेशन बाद में, पहले टैक्स स्टेटमेंट। OIDAR के ऊपर हमेशा और हमेशा क्या लगेगा बेटा, आपका GST लगेगा। बस वो अलग बात है कि देगा कौन, पर OIDAR ऑलवेज और ऑलवेज चार्जेबल टू GST। सर्विस रिसिपिएंट अगर NTOR है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। सर्विस रिसिपिएंट अदर देन NTOR है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। जहां जहां फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा वहां पर बेटा OIDAR सर्विस प्रोवाइडर को GST जमा करवाना है। इंडिया में वो पर्सन क्या करेगा बेटा, एक एजेंट को अपॉइंट करेगा, हु शैल डिस्चार्ज इज GST लायबिलिटी। अगले महीने की 20 तारीख तक GST पे करनी है, कैश में पे करनी है, और 20 तारीख तक ये अपनी रिटर्न फाइल करेगा GSTR 5A में। ये तो था बेटा आपका OIDAR। OIDAR को डिफाइन करा सेक्शन 2 क्लोज 17। वो सर्विसेज जो 3 कंडीशन सेटिस्फाइड कर दे। नंबर 1 आपकी क्या है बेटा, परफॉर्म होगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, आपकी ऑटोमेटिक होंगी जो, और विद मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन। इन सर्विसेज को बोला जाता है बेटा आपका OIDAR सर्विस। NTOR कौन होता है सर, 5% जो सर्विसेज लेते हैं OIDAR और बेटा अदर देन बिजनेस पर्पस के लिए, गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, इंडिविजुअल और आपका अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर ये OIDAR सर्विसेज लेते हैं अदर देन बिजनेस पर्पस तो ये NTOR माने जाते हैं। अगर सर्विस रिसिपिएंट NTOR है बेटा तो आपका फॉरवर्ड चार्ज लग जाता है। सर्विसेज अदर देन OIDAR सर्विसेज चेक करें कंसिडरेशन इन्वॉल्व है या कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। केस 1 कंसिडरेशन क्या है बेटा आपका, इन्वॉल्व है, तो इस केस में क्या आंसर हो जाता है बेटा आपका ऑलवेज और ऑलवेज चार्जेबल RCM लगेगा। बट अगर पर्सनल पर्पस के लिए है तो मेगा एग्जाम्प्ट हो जाएगी। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, बिजनेस पर्पस GST लगेगा, पर्सनल पर्पस GST एग्जाम्प्ट। और अगर कंसिडरेशन नहीं है तो एक ही केस में GST लगता है बेटा, अगर कंसिडरेशन नहीं है, रिलेटेड पर्सन से इंपोर्ट हुई हो या डीम टू बी डिस्टिंक्ट पर्सन से इंपोर्ट हुई हो एंड बेटा बिजनेस से रिलेटेड हो तो आपका साहब GST लगेगा RCM में। अदरवाइज विदाउट कंसिडरेशन में कितने मर्जी केस बना लेना, GST ही अप्लाई नहीं होगा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स भी वाइंड अप हो गया बेटा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस भी वाइंड अप हो गया। बस एक बार लास्ट चीज तेजी से एक बार डिफरेंस बता दो, तेजी से डिफरेंस। कस्टम से सबसे पहला तो डेफिनेशन में ही डिफरेंस है बेटा, लिख आप लेना, मैं खाली डिस्कस कर लूं। यस इंपोर्ट ऑफ गुड्स की डेफिनेशन, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। यस सर। इंपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन जो 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करे, सप्लायर आउटसाइड इंडिया, रिसिपिएंट इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया। यस सर। इंपोर्ट ऑफ गुड्स गवर्न बाय कस्टम लॉज, इंपोर्ट ऑफ सर्विस गवर्न बाय Yes. यस इंपोर्ट ऑफ गुड्स में टैक्सेस लेवी,
बेसिक कस्टम ड्यूटी, SWS, IGST, और अगर कुछ सिलेक्टेड आर्टिकल हैं तो कंपनसेटरी, कंपनसेटरी सेस। यहाँ पर टैक्सेस लेवी केवल और केवल IGST। IGST। फोर्थ पॉइंट में बेटा एक्सचेंज रेट गुड्स के केस में किसका लेते हैं? DIC। PBIC, गैप, इधर गैप। इधर एक्सचेंज रेट गैप, गैप। यहाँ वैल्यू कौन सी लेंगे? ट्रांजैक्शन, वैल्यू एज पर बस। कस्टम सा। कस्टम लॉ, सेक्शन 14(1) ऑफ कस्टम एक्ट। यहाँ वैल्यू क्या लेंगे? वैल्यू एज पर वैल्यूएशन। CGST एक्ट, सेक्शन 15 ऑफ CGST एक्ट। ये कुछ बेसिक डिफरेंस है बेटा आपके इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो टारगेट ऐसे ही रखेंगे, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एक चैप्टर बना लिया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस एक चैप्टर बना लिया, ऐसे ही 2 चैप्टर और ले लेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। एक्सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल है, यस सर। इंपोर्ट अपना बेटा कंप्लीटली वाइंड अप